दशहरा में जब रावण को जलाया जाता है और रावण की जलाई गई जो लकड़ियाँ होती हैं उसे लेने के लिए काफ़ी सारे लोग उछल कूदते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा खास क्या है उसके अंदर जो लोग इसे लेने के लिए पागल हुए फिरते हैं? पता है, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर रावण की जलाई हुई लकड़ी को घर पे अगर रखा जाए तो कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों को, बुरी पावरों को हमारे घर से दूर रखती है। आज जो कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, वो पूरी तरीके से सच है। और ये कहानी राहुल भाई की है। राहुल भाई इस चैनल पे कंटेंट राइटर है। राहुल भाई की दादी की उम्र करीबन 65 साल है और ये किस्सा आज से 55 साल पहले का, जब वो 10 साल की हुआ करती थी। राहुल भाई को जब उनकी दादी ये कहानी सुनाती थी तो वो जो डर होता है ना, राहुल भाई अपनी नानी की आंखों में साफ तरीके से देख सकते थे। राहुल भाई की दादी बताती है कि उनका जो गाँव था वो हरियाणा के रोहतक शहर से करीबन 10 या 15 किलोमीटर दूर था। और इनका जो गांव था यहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे और उनके घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। एक तरीके से मान लो कि शमशान घाट के बस बगल में ही उनका घर था। और अगर किसी का शमशान घाट के बगल में ही घर होगा तो यू नो कि क्या फीलिंग आ सकती है। अगर वहाँ कुछ हो या ना हो, फिर भी एक दिन बंदे के दिमाग में चलता है उल्टा सीधा। और उस टाइम पे तो ये जो शमशान घाट था ये अनडेवलप था, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। जस्ट एक जगह बना रखा था गांव वालों ने कि कोई भी मरेगा तो यहीं पर लाकर उस बंदे को जलाया जाएगा। काफ़ी बार ऐसा होता था कि रात हो जाती थी और मुर्दों को जब जलाकर चले जाया जाता था तो रात में बारिश आ जाती थी और बारिश के कारण काफ़ी बार जो जलती चिता थी वो बुझ जाती थी और जो ये लाशें होती थी ना, उनका कहीं ना कहीं सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता था। राहुल भाई की दादी बताती है कि जो उनके पापा थे वो जो होता है ना मट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस चीज़ का काम करते थे और वो बनाकर शहर ले जाकर उन्हें बेचकर पैसा लाते थे। उनका एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर ही उनका सारा काम चलता था। एंड उनके पापा ने मतलब घर के बाहर बाउंड्री बना रखी थी, मतलब लकड़ियों से होता है ना चारों तरफ ऐसे लगा के रखते हैं, वैसा था। और उनका एक दरवाज़ा था जो बाहर था, जो लोहे का तो था लेकिन वो टूटा फूटा था, तो बस उसे जैसे तैसे करके वो लोग काम चला रहे थे। दादी का कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दादी के घर के पास आके खेले। और जो दादी का घर था वो गांव से एक कोने की तरफ था और वैसे भी बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो शमशान घाट के पास आके खेले या कूदे। सिर्फ एक दोस्त था दादी का जिसका नाम रिंकू था। गांव से इस कोने पर आके दादी के साथ खेलता था और दादी और इस लड़के के बीच, रिंकू के बीच काफ़ी अच्छा कनेक्शन था। रोज आके वो घर के बाहर ये दोनों खेलते थे। रिंकू की उम्र करीबन 11 साल थी और दादी की उम्र 10 साल थी, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी थी। एक दिन क्या होता है कि दादी को रिंकू बोलता है कि अगले दिन उसे मामा के घर जाना है और ये बोलकर वो चले जाता है। अगला दिन गुजरता है और शाम के 6 बज रहे होते हैं। दादी अपने बरामदा में बैठी होती है तो देखती है कि एक अर्थी उनके घर के सामने से जाए। जब भी ऐसा होता था ना तो जो दादी की मम्मी थी तो दादी को घर के अंदर भेज देती थी। पर अब एक छोटे बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है कि जिस चीज के लिए उन्हें मना कर दिया जाता है वो चीज वो ज्यादा करते हैं। तो दादी खिड़की जो हल्का सा खुला रहता था वहां से झांक कर ये सारी चीजें देखती थी। तो इतने में क्या होता है कि उनकी मम्मी देख लेती है कि जो दादी होती है वो अर्थी गुजरते हुए देख रही है। उन्हें कोई साफ साफ चीजें दिखाई नहीं देती कि अर्थी किसकी जा रही है, क्या जा रहा है, बस एक ओवरऑल लुक दिखाई देता है। इतने में दादी की मम्मी आती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो कहती है कि तुझे कितनी बार मैंने मना किया है ना कि छोटे बच्चे मैयत नहीं देखते। रात में बहुत ज़्यादा तेज की बारिश हो रही होती है। दादी जब खाना खा रही होती है ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तो सुबह जब उठती है तो देखती है कि जो शमशान घाट उनके घर के पास है वहाँ पर कुछ लोग मौजूद और साथ में साथ दादी के पापा भी वहाँ पर मौजूद है। वो इतना ध्यान नहीं देती थी, वो अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाती है और ऐसी ही रात हो जाती है। और जो उनके घर का जो सबसे स्पॉट, उनका फेवरेट जगह होता है खिड़की के पास, वो वहाँ जाकर रात में सो जाती है। दादी बताती है कि एक अजीब सी आवाज के कारण आधी रात में उनकी आंखें खुल जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी खिड़की के बाहर उनका नाम फुसफुसा रहा है। और दादी उठती है, खिड़की खोलती है और देखती है कि बाहर रिंकू मौजूद है। रिंकू ना इस वक्त बड़ा अजीब सा लग रहा था बिकॉज उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी थी। जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था और आंखें अंदर घुस चुकी थी। दादी उससे पूछती है कि तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, पर रिंकू दादी को कोई भी रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ दादी को घूरता रहता है। दादी को ना बड़ा अजीब लगा। क्योंकि दादी ने रिंकू से पूछा कि तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है ना, ऑब्वियसली कोई भी यही पूछेगा। पर रिंकू ने अपनी आवाज धीमी करके कहा कि रजनी बाहर आओ, खेलते हैं। मैंने कहा कि तू पागल है, आधी रात को बुला रहा है, पापा मारेंगे, तो एक काम कर अभी जा, कल आइयो। पर अगले दिन रिंकू आता ही नहीं है। दिन भर दादी वेट करती रहती है पर वो कहीं पे भी नजर नहीं आता। दादी को ये बात खाने लग रही थी कि वो मुझे रात में बुला रहा है और दिन में उसका कोई अता पता ही नहीं। अगले दिन रात में रिंकू फिर आता है, दादी को बुलाता है और बार बार एक ही चीज कहता रहता है कि रजनी बाहर आओ, खेलते हैं, रजनी बाहर आओ, खेलते हैं। और इस बार ना रिंकू की हालत और ज्यादा खराब थी। जो उसकी बॉडी थी जो का पीली दिख रही थी वो और ज्यादा पीली दिखाई दे रही थी।
उसका चेहरा और ज़्यादा मुरझाया हुआ था और जो उसकी आंखें थी वो और ज़्यादा अंदर घुसी हुई थी और उसे बोलने में भी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। दादी उसे कहती है कि तू दिन में क्यों नहीं आया, मैं तेरे को बोला था ना दिन में खेलेंगे, अभी जा, पापा गुस्सा करेंगे। दादी जाकर सो जाती है, पर जो रिंकू रहता है वहीं खड़ा रहता है। और फिर 1 घंटे बाद जब फिर से दादी की आँख खुलती है तो दादी देखती है कि रिंकू वहीं खड़ा है। दादी कहती है ये ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं तुझे बताती हूँ। दादी ये बोलकर दरवाज़ा जाके खोलती है तो इतने में दादी के जो पापा होते हैं वो जग जाते हैं और देख तू कहाँ जा रही है इतनी रात को। दादी कहती है वो इतने में ये बोलकर उनकी जो नज़र होती है खिड़की की तरफ जाती है तो देखती है कि रिंकू वहाँ पर है ही नहीं। अब दादी के जो पापा होते हैं वो पूछते कि कौन है बाहर। दादी कहती है, दादी बाहर देख ही रही होती है लेकिन कहती है कि कोई नहीं पापा, बस ऐसे ही। बोला ठीक है तू जाके सो जा। अब दादी जाकर सो जाती है और अगली जब सुबह होती है तो दादी का दिमाग खराब होता है ये सोचकर कि रोज रिंकू उनके घर पर आ जाता है रात को खेलने के लिए और दिन में उसका कोई अता पता ही नहीं। दादी थोड़ी हिम्मत करती है और जो रिंकू का घर होता है वो गाँव के दूसरी तरफ होता है, मतलब एक दूसरे कोने की तरफ। तो हिम्मत करके दादी उसके घर तक जाती है। दादी जब उनके घर के पास पहुंचती है तो दादी देखती है कि जो खाट है ना वो उल्टा करके रखा गया है और ऐसा तब किया जाता है जब घर में किसी की मौत हो गई हो। घर पर बहुत सारे लोग थे पर दादी किसी को जानती नहीं थी और फिर 2 लोग घर से बाहर आते हैं और वो लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर समय पर वैद्य जी को बुला लिया होता तो रिंकू बच गया होता। उन दोनों की बात सुनकर दादी सनसना जाती है, उनके होश उड़ जाते हैं। वो सीधा दौड़ते हुए घर जाती है और वो जो खिड़की होती है उसे लॉक करती है। अब जैसे तैसे रात होती है और दादी डर में सहमी रहती है और रात को वो आवाज़ उन्हें फिर सुनाई देता है, पर दादी के अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो जाकर वो खिड़की खोल के दोबारा देखे। वो पूरी रात आँख खोलकर डरी सहमी लेटी रहती है। दादी कहती है कि जैसे तैसे मैंने वो रात में गुजार ली, पर जब सुबह हुई तो मुझे डर के मारे बुखार आ चुका था। मैंने अपने ये सारी चीज़ें अपने पापा को बता दी। दादी के पापा ने बताया कि जब रात को रिंकू की बॉडी को जलाया गया तो बारिश के कारण उसकी बॉडी पूरी तरीके से चल नहीं पाई, तो उसके घर वालों ने पास में ही गई उसकी बॉडी को दफन कर दिया। उनके पापा को ऐसा लगता है कि रिंकू का अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पाया जिस कारण वो भटक रही है। दादी के पापा ने उसी वक्त उस खिड़की को परमानेंटली वहाँ पर बंद कर दिया। फिर उसके बाद कभी भी घर के अंदर उस खिड़की के बारे में किसी ने बात नहीं करी। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर ऐसा कोई भी आवाज़ अब दादी को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर एक रात क्या हुआ कि दादी टॉयलेट करने के लिए उठी। अब उस टाइम क्या होता था कि जो टॉयलेट था वो घर के अंदर नहीं बना होता था, सब लोग खुले में जाते थे, तो दादी भी गई। जब दादी टॉयलेट करके घर में घुस रही थी तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई थी। ये आवाज़ थी कि बाहर आओ खेलेंगे। दादी पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ बरामदा में रिंकू खड़ा है और रिंकू इस वक्त कोई इंसानी हालत में नहीं है। उसकी पूरी बॉडी काली हुई पड़ी है और आंखें लाल है। ये देखकर दादी चिल्ला उठती है और ये जो चिल्लाने की आवाज़ के कारण जो दादी के पेरेंट्स होते हैं वो दौड़ते हुए दादी के पास आते हैं और कहीं ना कहीं दादी के पापा ने भी रिंकू की एक झलक उस रात देख ली थी। बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और सुबह होते ही दादी के पापा ने उन्हें पीर बाबा के पास ले गए। पीर बाबा ने उन्हें बताया कि जो रिंकू की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से जली नहीं थी और उसका अंतिम संस्कार कहीं ना कहीं सही से नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही है। और साथ ही साथ रिंकू जो है वो आपकी बेटी का एकलौता दोस्त है और ऊपर से आपका जो घर है वो शमशान घाट के पास है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा आपकी बेटी को लेने आ रही है। ले जाने का मतलब साफ क्लियर था कि कहीं ना कहीं रिंकू की आत्मा दादी को आत्माओं की दुनिया में लेके जाना चाहता ताकि वो उनके साथ खेल सके। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग हमसे, जिनका लगाव होता है, जिनसे हमें प्यार होता है, वो मरने के बाद भी ना हमारी दुनिया में आते हैं और कहीं ना कहीं हमें अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, बस बात इतनी सी होती है कि जो हमारी दुनिया और उनके दुनिया के बीच का जो कनेक्शन होता है वो लोग भूल जाते हैं। बाकी पीर बाबा बताते हैं दादी के पापा को कि इस आत्मा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका, वो ये है कि दशहरा आ रहा है और दशहरा के टाइम जब रावण को जलाया जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है वो कहीं ना नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर के आसपास या घर के अंदर आने से रोकती है। आप वो लकड़ी लीजिए, ठीक है, उसको एक तावीज़ में भरिए, अपने गेट पर लगाइए और कुछ लकड़ी के राख को अपने घर पे छिड़क दीजिए और साथ में साथ जो थोड़ी सी रावण की लकड़ियों को बिटिया को चटा दीजिए या शायद खिला दीजिए, तो शायद वो आत्मा कहीं ना कहीं आपके घर से दूर हो जाए। पीर बाबा दादी के पापा को कहते हैं कि जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक बिटिया को घर पे मत ले जाइएगा। अब ये चीज़ सुनते ही जो दादी की मम्मी होती है वो उसी जगह से पीर बाबा के मंदिर से सीधा
दादी को उनके नाना के घर शिफ्ट कर देती है। कुछ दिन बाद दशहरा आ जाता है। जैसा पीर बाबा ने बताया होता है, दादी के पापा वैसे ही करते हैं। रावण की लकड़ियों को लेकर आते हैं। घर के दरवाजे पर, जो मेन दरवाज़ा होता है, वहाँ पर ताबीज़ बनाकर बांध दिया जाता है। कुछ राख को घर में छिड़क दिया जाता है एंड दादी को थोड़ा सा राख चटा दिया जाता है और उसके बाद दादी को वापस घर में लेकर आया जाता है। और कभी भी उसके बाद से दादी को रिंकू की आत्मा कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन दादी की कभी भी हिम्मत नहीं हुई, ना उन्होंने अपने पापा को वो खिड़की दोबारा खोलने दिया। और राहुल भाई कहते हैं कि आज भी यार, जब भी दादी हमारे उस घर के अंदर जाती है ना, तो दादी के चेहरे के सामने रिंकू की आत्मा का चेहरा घूमता रहता है। राहुल भाई का कहना है कि टाइम के साथ यार सब कुछ बदल चुका है। जो इलाका पूरा खाली हुआ करता था, आज वहाँ पर पूरी तरीके से एक कॉलोनी बस चुकी है। और जो शमशान घाट था, वहाँ से 100 मीटर दूर कर दिया गया। उसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई है एंड जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, उधर एक शेड भी बना दिया गया है। लेकिन आज भी हमारे छत से जलती चिताएं साफ देखी जा सकती हैं। और किसे क्या पता कि रिंकू की आत्मा आज भी उन चिताओं के पास मंडरा रही है।